मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 2020 के साक्षात्कार आयोजित किए जा रहे हैं और जिस दिन से साक्षात्कार आयोजित किए जा रहे हैं ठीक उसी दिन से हम शाम के समय अपना ये कार्यक्रम, जिसमें हम स्मृति आधारित प्रश्नों का जो बच्चे साक्षात्कार में उपस्थित होते हैं, वो जो वापस से हमारे संस्थान में आकर बताते हैं, जो अपना फीडबैक देते हैं, जो अपनी चीज़ों के बारे में बताते हैं, ठीक उन्हीं प्रश्नों के आधार पर हम सारी चीज़ों का आकलन या विश्लेषण इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिससे आप भविष्य में अपनी एक स्वयं की रणनीति को तैयार कर सकें। इसी क्रम में लगभग 6वें दिन भी लगातार बोर्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा के विभिन्न बोर्डों के द्वारा साक्षात्कार आयोजित किए गए और बच्चे जब आकर हमें प्रश्नों के फीडबैक दिए तो उस आधार पर हमने पुनः से आज के दिन का कार्यक्रम शुरू किया। निश्चित तौर पर मैं आज अपने कलीग वीरेंद्र शर्मा सर को इस साक्षात्कार की परिचर्चा में शामिल करना चाहता हूं। जैसा कि हम हर रोज करते आ रहे हैं, फिर से हम उसी तरीके का विश्लेषण करना चाहते हैं। हाँ, तो वीरेंद्र सर, आप मुझे बताइए कि आज क्या कुछ परिवर्तन देखने की उम्मीद रही? आपने साक्षात्कार के प्रश्नों का विश्लेषण किया, विभिन्न स्लाइडें बच्चों तक पहुंचाई हैं। आप मुझे ये बताने का कोशिश करें, अगर वो परिवर्तन था तो किस दिशा में था, उसकी भविष्य की क्या रूपरेखा हो, क्या ये परिवर्तन आगामी दिनों में और भी हो सकता है या नहीं हो सकता है? बिल्कुल। सबसे पहले तुम्हें बताना चाहूँगा, साक्षात्कार बोर्ड में जो आपका DAF है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, साक्षात्कार वहीं से शुरू होता है। हर स्टूडेंट का वहीं से प्रश्न जनरेट होते हैं और ये प्रश्न गृह जिले से जनरेट होकर कई बार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तक पहुंच जाते हैं। जहां तक साक्षात्कार बोर्ड की प्रकृति व्यवहार में अंतर की बात है, निश्चित रूप से दिन प्रतिदिन में ये अंतर दिखाई दे रहा है। प्रश्नों को देख के भी एक तथ्यात्मक अंतर ये दिखाई देता है कि जैसे कि सबसे पहले इंदौर जिले के आसपास के साक्षात्कार होते हैं तो आपको शुरुआती दिनों में जो प्रश्न मिले, उन प्रश्नों में इंदौर का स्वच्छता अभियान, इंदौर की फसलें, इंदौर की मिट्टी, इंदौर के आसपास के पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल, इन सब से रिलेटेड प्रश्न आपको मध्य प्रदेश के सेक्शन में पूछे गए। अब आप देख रहे होंगे कि ये प्रश्न सीहोर, भोपाल, बैतूल, विदिशा, इस एरिया के दिखाई देते हैं। तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि अभी किन जिले के अभ्यर्थियों के साक्षात्कार चल रहे हैं। तो ये जो प्रश्न आपको दिखाई देते हैं, ये गृह जिले से उत्पन्न हुए प्रश्न हैं। प्रश्नों को यदि हम कैटेगराइज करें तो आपका जो DAF है उस पे आपका नाम, व्यक्तिगत विवरण, गृह जिला, गृह राज्य, यदि खासतौर पे मध्य प्रदेश के अलावा आप बाहर से किसी राज्य से हैं, गृह राज्य, आपकी शैक्षणिक योग्यता, आपकी हॉबी, और यदि कहीं आप वर्तमान में पदस्थ हैं तो उस पद की वर्ग प्रोफाइल। इससे संबंधित प्रश्न हमेशा ही साक्षात्कार में पूछे जाते हैं। तो बातों बातों में मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। ये सभी को पता है कि लगभग इस क्राइटेरिया से प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्न भी अमूमन एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन उत्तर सभी के अलग अलग हैं। मतलब उत्तर परिस्थितियों के अधीन है। तो आप कि इन प्रश्नों के उत्तर का आप सटीक
व्यावहारिक और मौलिक उत्तर तैयार कर पाएं, इसके लिए कोठारी इंस्टीट्यूट द्वारा इंटरव्यू के लिए एक विशेष वर्कबुक भी रिलीज की गई है। यह वर्कबुक आदरणीय CMD श्री सुरेश कोठारी जी के नेतृत्व में वरिष्ठ विषय विश्लेषज्ञों के द्वारा तैयार की गई है। इस वर्कबुक में जैसे मैंने आपको कैटेगरी बताई है कि लगभग 7 कैटेगरी से क्वेश्चन बनते हैं, इन कैटेगरी को सब कैटेगरी में भी डिवाइड किया है। विद्यार्थी इस वर्कबुक की सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी संस्थान से लेकर प्रैक्टिस करना शुरू करें और उस प्रैक्टिस में ही सब प्रश्न दिए हुए। जैसे आपका गृह जिला है तो गृह जिले पे आधारित 50 क्वेश्चन हो सकते हैं, उस वर्कबुक में वो दिए हुए। 20 शब्द की जगह भी छोड़ी गई है कि आप उसमें लिखें। जब आप उसमें लिखेंगे तो आपका दिमाग में वो एक मॉडल आंसर जैसे धीरे धीरे सीमेंट होने लगेंगे। तो जो विचारों की स्पष्टता का अभाव है, शब्दों के संयोजन का अभाव है, अनावश्यक तकिया कलाम विद्यार्थी यूज करते हैं अपनी साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष वार्तालाप के दौरान, इन सब कमियों को इस वर्कबुक के माध्यम से बचा जा सकता है। और सबसे अच्छी बात, यदि आप अपना साक्षात्कार बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो आपको टू द पॉइंट आंसर देने की आदत लानी पड़ेगी। बड़े बड़े व्याख्यात्मक उत्तर देकर आप अपने साक्षात्कार को खराब कर रहे हैं, क्योंकि आपसे हो सकता है कि बड़े बड़े व्याख्यात्मक उत्तर देने के चक्कर में 10 से 15 मिनट में आपसे 3 या 4 प्रश्न ही हो पाए और आपके व्यक्तित्व की वो विशेषताएं जो वास्तव में आप में हैं वो साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष ही ना आ पाए, क्योंकि आपने 3-4 प्रश्नों में ही अपने साक्षात्कार बोर्ड को बड़े बड़े उत्तर देके समय को खराब कर लिया। तो इस वर्कबुक के माध्यम से आप 20-20 शब्दों में, 10 शब्दों में, 15 शब्दों में अपने उत्तर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि हम लगातार बताते आ रहे हैं कि साक्षात्कार में चाहे सामाजिक परिदृश्य हो, चाहे आर्थिक, चाहे राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, समसामयिक, कोई भी परिदृश्य हो, ये सब जनरेट कहाँ से हो रहा है? ये सब जनरेट हो रहा है आपके DAF से, और DAF से जनरेट होने के बाद ये जाता है जिले पे, जिले से राज्य पे, राज्य से बाद फिर राज्य की सामाजिक, आर्थिक और कल्याण की योजनाएं। ये इतनी भूमिका मैं इसके लिए बना रहा हूँ कि कोठारी इंस्टीट्यूट ग्रुप के द्वारा मध्य प्रदेश थ्रू मैप एक किताब प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक में प्रत्येक जिले के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक पहलू को शामिल किया गया है। आप जिस जिले से होंगे उस जिले की वो सभी जानकारी जो साक्षात्कार में पूछी जा रही है, चाहे तथ्यात्मक जानकारी हो, चाहे डेमोग्राफी की जानकारी हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे पर्यटन स्थलों की जानकारी हो, आपको एक पेज पे ही मिल जाएगी। तो इस पुस्तक को भी आप हमारे नंबर पर कॉल करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट को भी विजिट करें www.kothariinstitute.com, उस पर भी आपको ये पुस्तक मिल जाएगी। पुस्तक में मिलने के बाद निश्चित रूप से जब आप उसके तथ्य देखेंगे तो आपको कई प्रश्न दिमाग में आएंगे। उन प्रश्नों का आप लेकर हमारे समक्ष आएं। हम उन प्रश्नों से बनने वाले पूरक प्रश्न
और उनके सटीक उत्तर की आपको निश्चित रूप से प्रैक्टिस कराएंगे। फिर ये अभी मैंने थोड़ा सा साक्षात्कार बोर्ड में जो परिवर्तन हुआ उसकी जानकारी दी। कुछ सारी इंस्टीट्यूट छात्रों के लिए अपनी निःशुल्क सेवा योजनाओं के माध्यम से उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए जो जो अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा रहा है उसकी भी थोड़ी मैंने बात बताई। कल हमने प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी कुछ बातें बताई थी। अब रोहित जी, मेरा आपसे प्रश्न है, आज प्रातःकालीन साक्षात्कार बोर्ड में पूछे गए प्रश्न आपने देखे होंगे और जैसा कि आप निरंतर अभ्यर्थियों को गाइड करते आए हैं कि प्रशासन, शासन और समसामयिक ये भी इंटरव्यू का एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। तो ये प्रशासनिक प्रश्नों की शैली में भी कुछ बदलाव हुआ है क्या, कि अब ये संरचनात्मक हैं कि कार्यात्मक हैं, स्ट्रक्चरल प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि फंक्शनल प्रश्न पूछे जा रहे हैं? जहाँ तक गवर्नेंस के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल पार्ट की है तो मुझे लगता है कि ये हमेशा कभी भी एक दूसरे से बहुत जुदा नहीं है। थोड़ा सा जब भी स्ट्रक्चर में फ़र्क आएगा तो जाहिर सी बात है उसकी फंक्शनिंग में फ़र्क आना स्वाभाविक सी बात है। तो बच्चों को इस रूप में बिल्कुल भी सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है। जाहिर सी बात है जब जब भी सरकार अपनी कार्यप्रणाली को बदलती है उसकी कार्य करने की दृष्टिकोण, उसकी शैली में परिवर्तन आना स्वाभाविक सी बात होती है। संरचना में थोड़ा सा भी परिवर्तन आया, चाहे वो तृणमूल स्तर पर हो या उच्च स्तर पर हो या मध्य स्तर पर हो, जैसे ही परिवर्तन आता है निश्चित तौर पर फिर प्रशासन की कार्यवाही, उसकी शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन जो प्रशासन के द्वारा किया जाता है उसको अलग अलग तरीके से किया ही जाता है। तो ये बदलाव कोई ऐसे बदलाव नहीं हैं जिनको हम अलग रूप में देख सकें, बल्कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए एक स्वाभाविक से बदलाव हैं। मेरा छात्रों से फिर से वही अनुरोध है कि वो निश्चित तौर पर मंत्रालयों, उनके विभागों, उनसे संरचित कोई अगर आपको हिरार्की है उन चीज़ों को थोड़ा सा देख कर जाएँ। डायरेक्टरेट में क्या होता है, सेक्रेटेरिएट में क्या होता है, वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, फाइल का मूवमेंट कैसे ट्रांसफ़र होता है, थोड़ी इन चीज़ों पर चर्चा ज़रूर करके जाएं। प्रदेश के स्तर पर आप अपने मंत्रालय को, सचिवालय के कार्यालय को आराम से देख सकते हैं। अगर वही जिले स्तर पर है तो एक डीएम के कार्यालय को और वहाँ के अधिकारियों और उनका ऊंच नीच का क्रम, इन सभी चीज़ों को अगर आप अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो मुझे नहीं लगता या तो क्रियान्वयन के स्तर पर या आपको संरचना के स्तर पर किसी भी प्रश्न की अगर वो उनको डिज़ायर होगी जो आपसे पूछना चाहेंगे, निश्चित तौर पर आप बेखौफ तरीके से अपनी चीज़ों को बता पाएंगे और अपनी मौलिकता के साथ बता पाएंगे, ना कि कोई किसी किताब में। ये सारी चीज़ें किताब में ज़रूर वर्णित रहती हैं, आपको हर जगह पे इंटरनेट पर भी मिल जाएंगी, लेकिन उसको देखने का तरीका, ऑब्जर्वेशन वो आपका अपना रहता है कि अगर ये चीज़ इस तरीके के इस स्तर पर इन शक्तियों के साथ में अगर डीएम ऐसा कार्य कर सकता है या आपका डिप्टी कलेक्टर ऐसा कार्य कर सकता है तो उस स्तर पर उस कार्य को बखूबी और 100% एफिशिएंसी के करने के साथ में मैं किस तरीके से भूमिका निभा सकता हूं, ये निश्चित तौर पर आपके सोचने के लिए प्रश्न है, आपकी अपनी मौलिकता का प्रश्न है, आपकी अपनी समझ का प्रश्न है। और मैं वही कह रहा हूं, उस समझ को आपको वापस से जिंदा रखना है। कैसे करेंगे? वही अपनी चीज़ों को देखिए, स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा अभ्यास कीजिए और उसके बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे, आप उनकी समस्याओं को जितना ज़्यादा सोचेंगे तो निश्चित तौर पर सुझाव भी आपको वहीं से प्राप्त होंगे ही होंगे। अब ये तो रही आपके शासन प्रशासन के स्तर पर बदलाव की कुछ बातें उससे संबंधित। जैसा कि मैंने फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत मौलिक तौर पर कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं होती। समसामयिक स्तर को लेकर निश्चित तौर पर कुछ आपको कॉन्टेक्चुअल स्टडी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है।
आप किस संदर्भ में आजकल कौन कौन सी घटनाएं, उससे संबंधित कोई इंडेक्स निकला हुआ है कि नहीं, उसमें इंडिया की पोजीशन क्या है, इंडिया की पोजीशन के बाद में डेफिनेटली आपकी स्टेट की पोजीशन, और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके डीएएफ में जो आपने अपनी जगह भर रखी हो वो किसी ना किसी सूचकांक में किसी स्तर पर हो। तो आपके यहाँ क्राइम रेट की पोजीशन, बच्चों की जन्म की स्थिति से पोजीशन, आईएमआर, एमएमआर, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे बिंदु होते हैं, उनकी क्या पोजीशन है आपके ज़िले में, निश्चित तौर पर इन चीज़ों को जान पाएंगे। तभी आप उन क्रियान्वयन को, शासन के द्वारा चलाई जाने वाली तमाम कल्याणकारी योजनाओं को उसके साथ में एसिमिलेट कर पाएंगे। तो सर फिर मैं आपसे एक नई चीज़ जानने की कोशिश करता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये साक्षात्कार की जो व्यवस्था है उसमें बच्चे कई बार, जैसे कि हम जानते हैं बहुत ज़्यादा आजकल जैसा कि माहौल बना हुआ है, कई बार बुकिश नॉलेज, डायनेमिक स्टडी, स्टैटिक स्टडी, इन लोगों के बीच में उलझे हुए पड़े रहते हैं, नई नई चीज़ों को बटोरते रहते हैं, उनके बीच में एक तरीके नए प्रकार का ह्यू एंड क्राई अपने मन में पैदा कर लेते हैं, अपने आसपास के वातावरण को ज़बरदस्ती कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, विशेषकर सलाहों के दौर में कि आपको इतना स्टैटिक पोर्शन पड़ा हुआ है। तो क्या स्टैटिक और डायनेमिक पोर्शन के बीच में क्या कोई विशेष तरीके का संतुलन तैयार किया जा सकता है जिससे कि वो ठीक तरीके से अपने आप को प्रस्तुत कर पाएँ? बिल्कुल, ये बहुत आम समस्या है। ख़ास तौर पर ये समस्या और जटिल हो जाती है जब बच्चे किसी कोचिंग संस्थाओं में लगातार प्रशिक्षण लेते रहते हैं। कई बार उनको उत्तर भी रटा दिए जाते हैं, यहाँ तक कि उनके ड्रेसिंग सेंस, उनके बैठने के तरीके, सब चीज़ों को इतना आर्टिफिशियल बना दिया जाता है कि साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष जो वरिष्ठ विशेषज्ञ बैठे हुए हैं उनके सामने वो स्टूडेंट एक औपचारिक व्यक्ति के रूप में पहुंचता है। उसको वो 1 या 2 मिनट के अंदर साक्षात्कार बोर्ड 1 या 2 प्रश्न के माध्यम से वो औपचारिकता को झड़ा देते हैं। जैसे ही वो समझते हैं कि ये ट्रेंड किया हुआ स्टूडेंट है, वो 1 या 2 प्रश्न पूछेंगे, वो औपचारिकता बाहर चली जाएगी और व्यक्ति अपने मौलिक स्वरूप में आ जाएगा। अब वो मन में ये सोचने लगता है कि यार अब तो हम उलझ गए, अब हमसे वो वाले प्रश्न पूछे जाने लगे जो हमारे सर ने तो हमको याद ही नहीं कराए थे। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, चाहे, और ये तरीका केवल साक्षात्कार का नहीं है, आप देखें प्रारंभिक परीक्षा में भी 60% प्रश्न मैक्सिमम किताबों से पूछे जाते हैं, 40% प्रश्न आपको समझने होते हैं, वहीं उनके उत्तर ढूंढने होते हैं। ये विषय है ऐसा कि आप जब किताबों से कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उन पढ़ी हुई चीज़ों के बारे में थोड़ा सा मंथन करें, उन पढ़ी हुई चीज़ों को अपने आसपास ढूंढने का प्रयास करें, उन पढ़ी हुई चीज़ों को व्यवहारिक जीवन के उदाहरणों से समझने का प्रयास करें। यदि आप व्यवहारिक जीवन में उन चीज़ों को लेकर आएंगे तो निश्चित रूप से साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष जो असंतुलित हो जाते हैं, आप घबराहट हो जाती है, उस असंतुलन से बच पाएंगे। यहाँ एक सुझाव मैं और देना चाहता हूँ, जो मैं प्रश्न देखता हूँ, जो सिचुएशनल प्रश्न पूछे जाते हैं कि अधीनस्थ तो काम करना ही नहीं चाहते, अब आप उनको काम के लिए कैसे मोटिवेट करेंगे? तत्काल प्रभाव वाले किसी मुद्दे पर आज आपको अपने बॉस को फाइल प्रस्तुत करनी है, पर आपके अधीनस्थ ने जो फाइल बनाई है उससे आप सहमत ही नहीं हैं, क्या करेंगे? ये आपकी प्रशासनिक कार्यकुशलता के प्रश्न हैं और इनकी शुरुआत होती है प्रारंभिक परीक्षा के सीसेट के पेपर से। तो जो आप सीसेट के पेपर में प्रश्न सॉल्व करते समय जिस विधा का इस्तेमाल करते हैं, उस विधा का इस्तेमाल ही आपको यहाँ करना है। जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष, तो सबसे पहले ये दिखाना पड़ता है
कि पूछे गए प्रश्न में मुझे सीमाएं क्या दी गई हैं। यदि तत्काल प्रभाव वाला है और मुझे रिपोर्ट आज प्रस्तुत करनी है तो जाहिर है फिर आपके पास कोई विकल्प नहीं है, उसी रिपोर्ट को ले जाने के आपको उसके प्रस्तुतिकरण को और अच्छा बनाना है। तो आपको अपनी सीमाएं, जब साक्षात्कार बोर्ड आपसे प्रश्न पूछता है तो उस प्रश्न में निहित आपकी भूमिका और प्रश्न में निहित परिस्थिति और उस परिस्थिति की सीमाएं आपको तुरंत समझ लेनी है और उन सीमाओं, उन परिस्थितियों के अनुरूप आंसर देना है, ना कि किसी के द्वारा रटाया हुआ उत्तर। यदि आप ये फॉलो करते हैं तो साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष होने वाली असहजता से आप स्वाभाविक रूप से बच पाएंगे। तो मित्रों, जैसा कि आपने देखा कि आज का विश्लेषण हमारा लगभग उसी डायमेंशन पर रहा कि क्या क्या बदलाव हुए हैं और इसके अलावा क्या क्या ध्यान बच्चों को आगामी इंटरव्यू के दौरान रखना चाहिए, उसका एक बहुत अच्छा विश्लेषण हमारे वीरेंद्र सर के द्वारा प्रस्तुत किया गया। मेरा भी आप सभी से यही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की जानकारियों को आप साझा करें, अपने अन्य लोगों के साथ में, अन्य मित्रों के साथ में साझा करें और एक बार कोठारी इंस्टीट्यूट आकर अपने आप को यहाँ से मिलने वाली तमाम प्रकार की सुविधाओं को, जो आपके ही लिए हमेशा इस संस्थान के द्वारा दी जाती रही है, कोठारी सर के मार्गदर्शन में आप लोगों तक जो निश्चित तौर पर जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई हैं, एक बार उनका लाभ अवश्य प्राप्त करें। तो आज के कार्यक्रम में हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं कल फिर से। थैंक यू।